हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है जेएसएससी जेई फाइनल रिजल्ट जो कि अभी फाइनल आंसर की हम लोग को देखने को मिला है विभाग की ओर से। और फाइनल आंसर की के बाद नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको जेएसएससी जेई के विभागीय जो मेथड है उसके अनुसार जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो फाइनल मार्क्स है, रो मार्क्स प्लस जो फाइनल अभी आंसर की आया है और प्लस में जो है जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसको यूज करने के बाद फिर जो है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी का फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है उसकी संभावनाओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सभी कोई जो है जितने भी डिप्लोमा और बीटेक स्तर के छात्र हैं जिन्होंने जेएसएससी जेई संबंधी एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए ये वीडियो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभाग के जानकारी के अनुसार जो है आपका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स होगा उसका हम लोग फार्मूला आज देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है और किस हिसाब से जो है आपका नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। और नॉर्मलाइजिंग करने के बाद जो है हम लोग किस तरह से जो है इसको एक फार्मूला के माध्यम से विभागीय समझ सकते हैं और किस कैंडिडेट को कितना जो है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिलने की संभावना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है जेएसएससी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे संबंधित जो है ये पीडीएफ है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का जो है मेथड बताया गया है। इस सबसे पहले जो है आपका स्केलिंग मेथड के जरिए जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी सीडीएफ जो है निकाला जाता है, जो कि फॉर्मूला आपको जो है दिया हुआ है। और न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन फॉर द नॉर्मल सीडीएफ के माध्यम से फिर जो है आपका फाई जेड का वैल्यू जो है निकाला जाता है, जो कि फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको उतना डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हम लोग जो है ये समझ सकते हैं कि मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से जो है होगा। तो सबसे पहले कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे कि कोई एक बैच, एक एग्ज़ाम है जिसमें 2 बैच में एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो 2 या 2 से अधिक बैच अगर या 2 या 2 से अधिक शिफ्ट लिया गया है तो फिर जो है नॉर्मलाइजेशन जो है ओवरऑल वो दोनों शिफ्ट का जो है किया जाता है, का औसत नंबर कितना आया है वो निकाला जाता है। दूसरा स्टेप में जो है कैलकुलेट द बैच स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो बैच स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला है उसके अनुसार रूट अंडर पहला कैंडिडेट का मार्क्स माइनस बैच का मीन का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कैंडिडेट का मार्क्स प्लस माइनस बैच मीन का स्क्वायर, और इसी तरह करके एन कैंडिडेट, नंबर ऑफ एन कैंडिडेट अगर है उस बैच में तो एन कैंडिडेट तक का जो है स्क्वायर मीन करने के बाद फिर जो है उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा दे दिया जाता है। ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसमें जो है आपको रिमार्क में ये लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन इनसाइड जो ब्रैकेट में है, ठीक है, वो बैच वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीज़न इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम लोग जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा।
तो इस तरह से अगर हम लोग एक संक्षिप्त रूप में समझें तो हम लोग पाएंगे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि एक एग्ज़ाम है जिसमें फुल मार्क्स जो है 200 निर्धारित है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, बैच 1 बैच 2, और इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट दोनों बैच में जो है 5 है, A1 से लेके A5 तक, B1 से लेके B5 तक, और उसके द्वारा जो है लाया गया मार्क्स जो है इस तरह से है जो कि दिया हुआ है। A1 के द्वारा जो है 123, A2 के द्वारा इस तरह से 158, इस तरह से जो है। अगर बैच 2 का बात करें तो B1 से लेके B5 और उसके द्वारा लाया गया कैंडिडेट का मार्क्स इस तरह है। तब अब हम लोग अगर बैच 1 का बात करें तो बैच 1 का उसी तरह हम लोग जो है मीन निकालेंगे। तो मीन का हम लोग जो है पहले ऊपर फॉर्मूला देखे हुए हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग फिर से इसको एक बार देख लें। तो मीन जो निकाला गया पहला, उसका फॉर्मूला जो है इस तरह से है, आपका जो है कुल कैंडिडेट के द्वारा लाया गया मार्क्स बटे नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ से बैच 1 का अगर मीन देखें तो ये 132.8 आ गया। अब हम लोग जो है बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट ऊपर में किए थे, देखे थे स्टेप 2 में कि पहला कैंडिडेट माइनस बैच का मीन का स्क्वायर प्लस इसी तरह जो है समेशन करके और नंबर ऑफ कैंडिडेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आपका सेकेंड स्टेप में बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 34.63 जो है एक एग्जांपल के तौर पे इस मार्क्स के लिए बैच 1 के लिए इस कैंडिडेट और लाए गए मार्क्स के लिए दिया गया है। और अब हम लोग जो है अब तीसरा स्टेप में देखेंगे कि A1 कैंडिडेट के लिए जो कि 123 नंबर लाया है, उसका अगर हम लोग जो है ऑब्टेंड स्कोर देखें तो 123 माइनस आपका बैच का मीन बटे स्टैंडर्ड डिविएशन करने के बाद जो वैल्यू आया उसका हम लोग जो है अब क्या करेंगे, ये वैल्यू निकलने के बाद हम लोग फिर जो है आपका जेड फाई इंटू जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का जो है ये वैल्यू आया, जो स्कोर आया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस मेथड से ये समझ में आ रहा है कि एक कैंडिडेट जो है उसका बैच का जो है एवरेज 132.8 है और उस कैंडिडेट के द्वारा जो मार्क्स लाया गया वो 123 लाया गया। इसका मतलब औसत से कम मार्क्स लाया गया। तो इस केस में हम लोग फाइनली देखें तो उसका नंबर जो है फाइनली अगर स्कोर अगर उसका देखेंगे तो फाइनली उसका स्कोर जो है वो घट जाएगा। घट के जो है आपका इस तरह से आप देख सकते हैं कि घट के जो है आपका स्किल्ड स्कोर जो है फाइनली आपका 77 दशमलव इतना हो गया। यानी इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि अगर औसत से अपना बैच का औसत से अगर आप कम नंबर लाएंगे तो फिर जो है आपका मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में घटने की संभावना है। और अगर हम बैच 2 का एग्जाम्पल ले तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैच 2 का जो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ नीचे बैच 2 का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका जो है बैच 2 का आपका मीन यानी औसत जो है 100 अगर है और इसका बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12.21 है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें और B4 कैंडिडेट का अगर हम एग्जाम्पल को समझें, उसके द्वारा लाया गया मार्क्स अगर 100 है तो अब इस केस में हम लोग अगर स्टैंडर्ड स्किल मार्क्स अगर फाइनल निकाले तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो औसत के बराबर ये नंबर लाया है। तो इस केस में जो है आपका
बैच का मीन 100 है, कैंडिडेट द्वारा जो है बी, यहाँ जो एग्जांपल लिया गया है B4 के द्वारा जो है, यहाँ B4 है, B4 के द्वारा जो है 100 नंबर लाया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका इतना है। तो इसी तरह से जो है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यही प्रोसेस अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग जो है फाइनली अगर देखेंगे तो पाएंगे कि आपका B4 का जो है फाइनल मार्क्स जो है अगर देखें तो इस केस में जो है B4 का जो है स्कोर मार्क्स फाइनल जो है आपका औसत के बराबर या उससे अधिक लाने की स्थिति में जो है आपका मार्क्स जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बैच 1 में अगर जो है एवरेज से जो है अगर कोई अपना बैच का एवरेज से स्टूडेंट कम नंबर लाया है तो इस केस में जो है उसका मार्क्स जो है घट रहा है। दूसरा, अगर हम लोग बैच 1 का ही एग्जांपल देखें A3 कैंडिडेट के केस में, तो उसने जो है औसत से मार्क्स जो है, जो आपका बैच का औसत है उससे ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो जो कि 186 है और बैच का औसत 132.8 है। तो इस केस में जो है आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो फॉर्मूला के अनुसार कुछ ही बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बैच 2 देखें तो बैच 2 में जो है आपका बैच मीन अगर 100 है और बैच का स्टैंडर्ड डिविएशन 12.21 है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो B4 कैंडिडेट को का मार्क्स जो है लाया गया है आपका 100। तो इस केस में अगर हम लोग ओवरऑल आपका स्केल्ड मार्क्स स्कोर देखें तो इस केस में जो है आपका 100 ही रह जा रहा है। जितना बैच मीन है 100 और नंबर 100 लाए हैं तो 100 ही रह जा रहा है। अगर हम लोग B1 कैंडिडेट का देखें तो वो 118 नंबर लाया है, बैच का मीन जो है 100 है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में B1 का जो स्कोर है फाइनल स्केल्ड स्कोर, वो आपका औसतन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वो कितना हो जा रहा है, 185 हो जा रहा है। करीब करीब अगर हम लोग माने तो 70 नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इससे ये जो JSSC का फॉर्मूला है, इससे ये समझ में आ रहा है कि औसत से अगर जो ज़्यादा नंबर कैंडिडेट लाएगा तो उसके अनुसार जो है उसका नॉर्मलाइजेशन में भी इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगा, और कम नंबर औसत से लाने के बाद उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटने की भी संभावना है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले को समझते हुए कि आगे जो हम लोग का अभी अलग अलग शिफ्ट में जो फाइनल आंसर की आया है उसमें कितना नंबर बढ़ रहा है सभी का, और फिर नॉर्मलाइजेशन और फाइनल आंसर की का इंक्रीजमेंट दोनों को जोड़ते हुए फिर जो है फाइनल मार्क्स रॉ मार्क्स में इंक्रीज करके वो JSSC के द्वारा जारी किया जाएगा और फिर जो है कट ऑफ निकाला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो अभी जो फाइनल आंसर की आया हुआ है, टोटल हम लोग का जो शिफ्ट 13 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम लिए गए हैं 28 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक। तो अगर हम लोग पेपर 1 पेपर 2 और टोटल जो बेनिफिट टू ऑल संबंधी क्वेश्चन विभाग के द्वारा जो अभी फाइनल आंसर की जारी किया गया है, उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो 28 तारीख का शिफ्ट का जो है टोटल नंबर ऑफ 9 ऐसा क्वेश्चन है जो सबको मार्क्स मिलेंगे। 30 सितंबर का जो है 6 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। 1 अक्टूबर को भी 6, 3 अक्टूबर को 7, 4 अक्टूबर को 4, 5 अक्टूबर को 11 जो कि मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं। अगला 6 अक्टूबर को 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 को, 13 को जो है 8 क्वेश्चन,
14 अक्टूबर को 6 क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को 4 क्वेश्चन, 17 अक्टूबर को जो है 3 क्वेश्चन और 18 अक्टूबर को जो है 5 क्वेश्चन जो है आपका त्रुटि पाया गया है, जिसका मार्क्स जो है बेनिफिट टू ऑल, यानी सभी स्टूडेंट को इसका जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, अगर एवरेज मिला के, तो 2 से 3% तक का भी जो है इंक्रीजमेंट अभी जो रॉ मार्क्स था उसमें जो है केवल फाइनल आंसर की आने और बेनिफिट टू ऑल क्वेश्चन का लाभ लेने के बाद जो है सभी स्टूडेंट को 1 से लेके 3% तक जो है परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह से अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन और ये दोनों को अगर कैटेगराइज करें तो जो है आपका अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे तो अलग अलग एक्सेल सीट में भी इस तरह का चीज़ें वायरल हुई हैं कि जो है अलग अलग स्टूडेंट जो रैंक आईक्यू में भी जो है अपना एनालिसिस देखे हैं और अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग स्टूडेंट का भी जो है आपका एनालिसिस इस तरह से किया गया है कि हम लोग जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो है आपका एग्ज़ाम के शिफ्ट का जो है आपका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आपका फाई जेड फैक्टर है वो सारा चीज़ को कैलकुलेट करते हुए और फिर जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद जो है हम लोग अगर देखें तो अलग अलग शिफ्ट जो में क्वेश्चन का लेवल अलग अलग था। शुरुआती 3-4 जो शिफ्ट हुए थे उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट के आसपास था और बाद का जो है क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मॉडरेट या इजी था। तो इस तरह से देखें तो हम लोग ओवरऑल अगर देखें तो हर शिफ्ट का जो है अलग अलग नॉर्मलाइजेशन का भी जो है ओवरऑल प्रोसेस होगा। अगर फाइनली अगर हम लोग इसको समझें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेरे अनुभव के अनुसार जो है हर एक बैच का अलग अलग औसत निकलने की संभावना है और आगे आने वाला समय में कि कितना नंबर